गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, आज हम आपकी क्लास में लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बेटा अमेंडमेंट्स विच आर रेलेवेंट फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस। और किस चीज़ की बेटा अमेंडमेंट्स की बात हम करने वाले हैं? जीएसटी में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स बेटा आपके नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल हैं। बेटा अकॉर्डिंगली साथ साथ चेंजेस भी करते रहेंगे आपके नोट्स में, तो बहुत ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहले आप बेटा चैप्टर 1 पे आओगे, जो कि था इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। छोटा सा एक चेंज मुझे अभी करवाना है आपको, देखना बेटा। देखो चैप्टर 1 पे आ जाओ बेटा। चैप्टर 1 बेटा, इसमें ना मैंने आपको बताया था कि इंडिया में आपके वैसे बेटा 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। आर्टिकल 370 अबॉलिश होने के बाद 28 स्टेट्स बन गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट, इट हैज़ बीन split into 2 union territories, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसकी वजह से 28 स्टेट रह गए हैं और यूनियन टेरिटरीज अब 9 हो गई हैं। बेटा ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? तो याद रखना आपके लिए बेटा कितने स्टेट्स एप्लीकेबल होंगे, सही कर लेना बेटा। 29 बेटा, अपना 28 स्टेट्स को कट कर देना बेटा, और 28 स्टेट्स की जगह वही सेम लिख देना 29 स्टेट्स, ठीक है? वही एप्लीकेबल होगा जो पहले था बेटा। और 9 यूनियन टेरिटरीज की जगह आपकी 7 यूनियन टेरिटरीज होंगी, ठीक है? कौन कौन सी कट गई बेटा? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में से काट दो बेटा। तो अभी ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 2 यूनियन टेरिटरी यहां पर रह गई बेटा और 5 यहां पर रह गई, ठीक है बेटा? तो अब 7 आपके बेटा 7 यूनियन टेरिटरीज होंगी आपकी, ठीक है? 7 यूनियन टेरिटरीज और 29 स्टेट्स, ये बेटा चेंज कर लेना। तो आपके एग्जाम्स के लिए 29 स्टेट्स ही होंगे। जम्मू एंड कश्मीर विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज 9 नहीं 7 होंगी, ठीक है? लद्दाख और जेएनके को हटा देना बेटा, ठीक है? ये बेटा पहला चेंज है। ठीक है बेटा, अब आओ इसके बाद सेकंड जो चेंज आया है, छोटे छोटे हैं। चैप्टर 2 सप्लाई। बेटा जो चैप्टर 2 है सप्लाई के ऊपर, उस पे आओ बेटा। इसमें ना एक छोटा सा एक चेंज है। जो सप्लाई की डेफिनेशन थी ना, एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 पढ़ना जरा, इसमें चेंज आया है बेटा। एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और इसमें पहला था एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस रेफर टू इन शेड्यूल 3। बेटा ये तो हम पढ़ चुके हैं शेड्यूल 3, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन बी पॉइंट पढ़ना, सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। एज मे बी notified
बेटा गवर्नमेंट ने एक सर्विस नोटिफाई करी है और वो है, ये बेटा एमसीक्यू में आ सकता है, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस, ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस। ठीक है, तो बेटा एक बात याद रखना, गवर्नमेंट ने, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा किसी पर्सन को एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस दिया और बदले में गवर्नमेंट को उस पर्सन से रिसीव हुई है लाइसेंस फीस। एग्जेम्प्ट है बेटा, नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसे तो बेटे सप्लाई ही नहीं माना गया है। जब सप्लाई नहीं है तो क्या हो जाएगी बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जब सप्लाई ही नहीं है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी बच्चे। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है बेटा ये। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को लिकर लाइसेंस दिया है ऑन रिसिप्ट ऑफ लाइसेंस फीस इज नाइदर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो इसे। ये बेटा छोटे छोटे चेंजेस हैं, करते जाना साथ साथ। ठीक है, चलो अब मैं आपसे ना जरा एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लूं। बेटा एक काम करो, चैप्टर 7 पे आओ, रजिस्ट्रेशन। थर्ड जो आया है अमेंडमेंट वो चैप्टर 7 में है, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। छोटा सा है बेटा, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, आओ बेटा चैप्टर 7 में ना सबसे लास्ट में आना, कॉम्पोजिशन स्कीम। ये देखो बेटा, कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10, इसमें एक छोटा सा एडिशन हुआ है बेटे, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम। बेटा एक बात नोटिस करना, लिखा हुआ है हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कौन कौन कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकता है? यहां पर देखो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। और इसमें बेटा एक चीज और ऐड करी गई है, मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरेटेड वाटर। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एयरेटेड वाटर मतलब वाटर जिसमें एयर होती है, जैसे कोक इसे हम एयरेटेड वाटर कहते हैं। गैस जिसमें होती है सोडा, एयरेटेड वाटर। तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एयरेटेड वाटर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, और बेटा एक बात और ना यहां पर लिख लो, 2 मिनट जरा। आप एक काम करो, इसे ना आप ऐसे लिख लो, एक अलग पॉइंट ऐड करके लिख लो आप, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। बेटा सप्लायर को भी इंक्लूड किया गया है, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ एयरेटेड वाटर। मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर ऑफ एयरेटेड वाटर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बेटा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं,
क्या मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ एयरेटेड वाटर कैन दे ऑप्ट टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट? बेटा बोलने की जरूरत नहीं है ना, वो ना कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन के लिए तो वो कर ही नहीं सकते, वो ये वाला ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट। क्यों? क्योंकि ये वाला तो होता ही बेटा किसके लिए है? सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, जो गुड्स में डील करती हैं उनके लिए तो ये वाला ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर ऑफ एयरेटेड वाटर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर्स, पान मसाला के मैन्युफैक्चरर्स, टोबैको के, एयरेटेड वाटर के मैन्युफैक्चरर्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ऐड कर लेना बेटा, ठीक है बेटे। चलो, इसके बाद बेटा जो फोर्थ एक अमेंडमेंट आई है इंपॉर्टेंट बेटा, वो आई है चैप्टर 11 में, जो कि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर, उसमें अमेंडमेंट आई है बेटा। क्या अमेंडमेंट है जरा देखेंगे एक बार। देखो बेटा, इसमें ना अमेंडमेंट क्या आई है, यहां पर देखो जरा क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। एक दो अमेंडमेंट्स हैं बेटा, देखना बेटा। ये हमने करा था सेक्शन 16, जो बताता था एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसमें मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था बेटा, सी पॉइंट, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर। यहां पर एक पॉइंट है, जरा ये सुनना बेटा, ये सुनना। मैंने आपको ना नीचे एक नोट लिखवाया था बेटा, इसी में चेंज है, यहां पर देखना। मैंने कहा था वेयर इनवॉइस ऑब्लिक डेबिट नोट has been uploaded by the supplier in his GSTR 1। ठीक है बेटा, चाहोगे तो वीडियो जो था ये वाला रेफर करना, अभी हमने कुछ दिन पहले किया है। Where invoice oblique debit note has been uploaded by the supplier in his GSTR 1, उसका पूरा ITC रेसिपिएंट को मिलेगा बेटा, प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। लेकिन अगर इनवॉइस और डेबिट नोट हैज नॉट बीन अपलोडेड बाय सप्लायर इन हिज GSTR 1, तो बेटा कितना परसेंट मिलेगा? 20%। किसका? ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेज ऑब्लिक डेबिट नोट्स। बेटा हमने ये करा हुआ है, बस पता है इसमें बच्चे चेंज कहां पर है? ये जो 20% है ना, इसको उन्होंने रिड्यूस करके बेटा कर दिया है 10% कर दिया है। इस 20% को उन्होंने रिड्यूस करके बेटा 10% कर दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन हो सकता है छोटा सा आ भी जाए इसके ऊपर। 20% की जगह अब 10% होगा। ठीक है, कॉपी करो बेटा। बच्चे एक क्वेश्चन करवा दूं इस पे आपको, आओ मेरे साथ साथ। आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, लिखो मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिखना। मिस्टर अजय a registered supplier receives 100 invoices for inward supply of goods or services, for inward supply of goods or services involving GST
of rupees 10 lakh, of rupees 10 lakh out of 100 invoices, 85 invoices, 85 invoices involving GST of rupees 9.5 lakh have been uploaded by suppliers in their GSTR 1। ठीक है, फिर लिखो कंप्यूट ITC अवेलेबल टू मिस्टर अजय। लो बेटा कॉपी करो इसे। वैसे बेटा ये वाला एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं इस टाइप का आपको, लेकिन अब अमेंडमेंट के साथ करेंगे बेटा। अच्छा पहले मुझे बताओ बेटा, मिस्टर अजय ने इस साल, इस महीने जो भी इनवर्ड सप्लाईज ली हैं, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, कितने इनवॉइसेस मिले हैं उसे? 100। तो यहां पर लिखो टोटल इनवॉइसेस उसे मिले हैं 100, जिनमें जीएसटी टोटल है 10 लाख रुपए का। अब बताओ दो ही बातें हो सकती हैं बेटा, इन 100 में से कुछ इनवॉइसेस सप्लायर्स ने क्या कर दिए हैं? अपलोडेड। बेटा 85 इनवॉइसेस तो अपलोड किए जा चुके हैं इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ रुपीज 9.5 लाख। ठीक है, और 100 में से बचे हुए 15 इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड। 15 इनवॉइसेस अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ रुपीज 0.5 लाख, है ना बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, जो इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं उसका तो मिलेगा फुल आईटीसी, मतलब पूरे 9.5 लाख का आईटीसी मिलेगा। अच्छा, जो अपलोड नहीं हुए हैं उसका आईटीसी अब मिलेगा 20% नहीं, 10%। किसका बेटा? ऑफ जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइसेस विच हैव बीन अपलोडेड। अपलोडेड इनवॉइसेस में जितना जीएसटी है उसका 10%, मतलब 9.5 लाख का 10%, तो 0.95 लाख। इतना आईटीसी आप ले सकते हो इन 15 इनवॉइसेस का। लेकिन बेटा एक सोचने वाली बात आती है, इन 15 इनवॉइसेस पे जीएसटी था 50,000 का। तो बताओ 50,000 का जीएसटी है इन 15 इनवॉइसेस पे, तो मैं आईटीसी 95,000 का कैसे ले सकता हूं? मैं मैक्सिमम आईटीसी जो मैं ले पाऊंगा वो 50,000 ही है बेटा। तो बस इतना चेंज है, 20% की जगह बेटे 10% है, बस दैट्स इट। एक बार बेटा चाहोगे तो वो वीडियो मेरा रेफर करना आप लोग। समझ आई बेटा ये वाली अमेंडमेंट? कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटे अगले पे। देखो बेटा इसमें जो अगला अब चेंज आया है वो आया है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। ये बेटा
ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। बेटा इसमें ना वैसे खास चेंजेस नहीं आए हैं, इसमें एक तो छोटे छोटे चेंजेस आए हैं बेटा। यहां पर चेंज ऑफ यूज, ये मैं आपसे बेटा थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, सुनना मेरी बात। हेडिंग लिखना बेटा, चेंज ऑफ यूज। चेंज ऑफ यूज, एक एग्जाम्पल लिखना बेटा, मैं आपको समझाता हूं अभी। कैपिटल गुड्स परचेज्ड ऑन 1st Jan 19 on which input tax is rupees 1 lakh। लो बेटा ये बनाओ, एग्जाम्पल लिखो। मैं आपको बताता हूं पहले क्या था अब क्या है। कैपिटल गुड्स परचेज्ड ऑन 1/1/19 ऑन विच इनपुट टैक्स इज रुपीज 1 लाख। दो कॉलम्स बनाओ, बिफोर एंड आफ्टर। या पहले एक काम करो, एक चीज लिखो, दीज कैपिटल गुड्स वर exclusively being used for exempt supplies and with effect from 1st May 19, these capital goods are being used commonly। तो बेटा पहले ये कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे थे एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए, ठीक है। और 1 मई ऑनवर्ड्स ये कैपिटल गुड्स यूज हो रहे हैं कॉमनली, मतलब पार्टली टैक्सेबल के लिए, पार्टली एग्जेम्प्ट के लिए। तो चेंज ऑफ यूज आ रहा है बेटा, ठीक है। दो कॉलम बनाओ, बिफोर एंड आफ्टर। पहले क्या था अब क्या है, बिफोर एंड आफ्टर। बात समझना बेटा मेरी, पहले हम बिफोर क्या था वो बात करते हैं। सुनो ध्यान से बेटा। पहले मुझे बताओ, आपने ये कैपिटल गुड्स 1st Jan को खरीदे थे, ठीक है, और इस पे इनपुट टैक्स दिया था 1 लाख। ये कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे थे एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहे थे तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिला होगा, है ना। एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं एग्जेम्प्ट के लिए, मतलब नो क्रेडिट अवेलेबल। तो नो क्रेडिट अवेलेबल on 1/1/19 since capital goods are being used exclusively for exempt purposes। तो बेटा क्रेडिट मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए यूज हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अब सुनो, हुआ क्या बेटा, आपने कितने महीने एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए यूज किया बेटा? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने आपने एग्जेम्प्ट के लिए यूज किया एक्सक्लूसिवली। 1st May से अब आप इन कैपिटल गुड्स को यूज कर रहे हो कॉमनली। तो बेटा बताओ, अब क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए बेटा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा आपको कितना क्रेडिट मिलेगा? क्रेडिट अवेलेबल ऑन 1st May 19। कितना क्रेडिट आपको मिलेगा?
पहले बताओ, इनपुट टैक्स था कितना? 1 लाख। उसमें से बेटा कटता है कुछ, कितने महीने एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए यूज किया? 4 महीने। तो 4 महीने का क्रेडिट नहीं बनता बेटा आपका। 4 महीने का क्रेडिट कितना माना गया था बेटा? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो कितने क्वार्टर हो गए? 1 क्वार्टर और 1 महीना। दैट विल बी काउंटेड एज 2 क्वार्टर्स। 1 क्वार्टर का 5% तो 2 क्वार्टर का 10%। तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा बेटा? 90,000 रुपए का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका बेटा ट्रीटमेंट था वो मैं वो नहीं करा रहा हूं, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। ये 90,000 टीसी में ऐड हो जाता है। एक बार आप वीडियो रेफर करना, टीसी में ऐड हो जाता है। फिर टीसी को डिवाइड बाय 60 करते हैं तो टीएम आ जाता है ना? वो सब हमने करा हुआ है बेटा। ये था पहले। अब इसमें चेंज क्या आया है बेटा? सुनो बेटा, जो पहला पॉइंट है ना वो तो सेम है। पहला पॉइंट तो बेटा हूबहू सेम है। सेम है बेटा। मतलब जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स खरीदे आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स यूज हो रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम पर्पस, है ना? ये सेम है बेटा। अब चेंज बेटा सेकंड पॉइंट में चेंज आया है। चेंज आया है सेकंड पॉइंट में। क्या चेंज आया है? कि जब आप जो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहे थे उनका यूज चेंज करोगे और कॉमन के लिए यूज करोगे तो क्रेडिट अवेलेबल। जब यूज में चेंज आएगा फ्रॉम एग्जेम्प्ट टू कॉमन तो बेटा उस केस में आपको ना क्रेडिट पता है कितना मिलेगा बेटा? पूरा 1 लाख। पूरा 1 लाख मिलेगा। मतलब ये जो 10,000 का डिडक्शन हुआ था ना 2 क्वार्टर्स का, वो नहीं होगा बेटा। बात समझना अभी। नो डिडक्शन एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो बेटा वो 5% का डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन सर 4 महीने का तो क्रेडिट उसका बनता ही नहीं था, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा है। बात समझो, गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? नुकसान। कायदे में क्रेडिट मिलना चाहिए था 90, गवर्नमेंट क्रेडिट दे रही है पूरा 1 लाख। आपको पता है गवर्नमेंट ने क्या करा? सुनो सुनो, गवर्नमेंट ने क्या करा? ये 10,000 ना इसमें से माइनस नहीं करा, माइनस नहीं करा जैसे यहां पर किया था। इंस्टेड गवर्नमेंट ने कहा ₹10,000 शैल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर मंथ ऑफ। कौन से मंथ में यूज चेंज हुआ था? मई में। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या कहा? देखो बात एक ही है, बात एक ही है। पहले क्या होता था? आपको क्रेडिट मिलता था 90 का। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? पूरे 1 लाख का क्रेडिट ले लो, पूरे 1 लाख का क्रेडिट ले लो। उसमें से जितना इनएलिजिबल क्रेडिट है बेटा 10,000 इनएलिजिबल क्रेडिट है। मैंने क्या कहा? 10,000 आपका क्या है? इनएलिजिबल क्रेडिट। वो ऐड बैक कर दो। तो सुनो, दोनों बातें तो सेम ही है ना बेटा। पहले होता था 90,000 का क्रेडिट मिलता था 10,000 माइनस करने के बाद। अब गवर्नमेंट ने कहा पूरे 1 लाख का क्रेडिट ले लो और 10,000 जो इनएलिजिबल है उसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर दो? ऐड कर दो। तो बात तो वही आ गई ना। पहले गवर्नमेंट 90 का क्रेडिट देती थी, अब गवर्नमेंट कह रही है 1 लाख का क्रेडिट ले लो और उसमें से जितना इनएलिजिबल है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। ठीक है बेटा? तो बात वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, ट्रीटमेंट में चेंज है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा।
तो पहले 90 का क्रेडिट मिलता था, अब 1 लाख का क्रेडिट मिलेगा और उसमें से जितना इनएलिजिबल है 10,000 वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो बेटा अब ना ये कट कर देना बच्चे, ये कट कर दो, डिडक्शन नहीं होगा बेटा, डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल यूज हो रहा था, अब कॉमन यूज हो रहा है, तो ये माइनस कर दो बेटा, अब डिडक्शंस नहीं है। 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ माइनस कर देना, ये हटा देना बेटा। अब ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। समझ आया बेटा? और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो देखना, मैंने आपको ये बताया भी था, ये जो TR होता है ना, TR होता है TM ऑफ करंट मंथ प्लस TM ऑफ प्रीवियस मंथ्स। मैंने कहा था ये TR उन्होंने बुक्स आपके दे रखा है TR, लेकिन TR का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये बात रियलाइज भी करी गई है कि R का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए वर्ड TR हटा दिया गया है बेटा। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, TR का रेलेवेंसी कोई नहीं है। इस बेटर है आप टोटल TM कह लो इसे, टोटल TM यानी टोटल मंथली क्रेडिट्स। तो TR वर्ड का सिग्निफिकेंस ही कुछ नहीं है, वो हटा दिया गया बेटा। वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें भी कहा था कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बेकार में TR वर्ड दे रखा है। बेटर है आप टोटल TM कह लो, ठीक है। तो ये बेटा आपका चेंज था इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में। कॉपी करते रहना बेटा साथ साथ, ठीक है। बाकी बेटा छोटा सा एक चेंज ना आपका इनवॉइस चैप्टर में है बेटा। ये जो इनवॉइस चैप्टर था ना बेटा, इसमें बेटा ई वे बिल पे आना, ई वे बिल। बेटा ई वे बिल में अगर आप देखोगे तो ये मैंने करवाया था वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल, वैलिडिटी पीरियड गुड्स अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता था मैंने बताया था आपको। इसमें उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी है, एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। लिखो, एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इन विच लिखना बेटा, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट या शिपमेंट कह लो, इन विच एट लीस्ट वन लेग involves transport by ship. Multi-modal transport in which at least one leg involves transport by ship. तो लिखना other than over dimensional cargo and multi-modal transport in which at least one leg involves transport by ship. अच्छा, फिर हमने किया है ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इन विच एट लीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। यानी बेटा ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा 100 किलोमीटर्स की जगह 20 किलोमीटर्स होगा एक दिन में। सर ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है? अज्यूम करो बेटा सामान देहरादून से बेटे चेन्नई जाना है, देहरादून से चेन्नई जाना है। तो बेटा तरीका हमने क्या ढूंढा देहरादून से चेन्नई भेजने का? देहरादून से सामान पहले गया दिल्ली,
ट्रेन से, ठीक है। दिल्ली से फिर मुंबई गया फ्लाइट से, मुंबई से फिर मुंबई से बाय रोड सामान गोवा गया, और गोवा से बाय शिप सामान चेन्नई पहुंचा। नोटिस किया बेटा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। तो बेटा सामान देहरादून से चेन्नई जाना था, मल्टीपल मोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, ट्रेन, फ्लाइट, रोड, शिप। उन्होंने कहा है इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। बेटा शिप के थ्रू होना जरूरी है, शिप के थ्रू। तो याद रखना, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, उनके लिए ये होगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और यहां पर भी एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। कॉपी कर लो बेटा ये एग्जांपल। तो याद रखना, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, उनके लिए 20 किलोमीटर्स देखोगे, ना कि 100 किलोमीटर्स। क्लियर है बेटा? बस बाकी बेटा खास, बाकी मैंने जो आपके अमेंडमेंट्स थी ना, कुछ मैंने ऑलरेडी आपको आपके वीडियोस में मैंने कवर करवा दी हैं। जैसे रिवर्स चार्ज में थी वो मैं करवा चुका हूँ बेटा आपको ऑलरेडी। जो नहीं करवाई थी मैंने, वो मैंने आपको अब करवाई हैं। हाँ, एक दो क्लैरिफिकेशंस ज़रूर हैं जो मैं आपको बेटा देना चाहूँगा, जो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशंस रिलीज़ करे हैं। हो सकता है मे बी क्वेश्चन आ जाए बेटा। हेडिंग लिखना बेटे, क्लैरिफिकेशंस। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा, यानी स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वगैरह। बेटा मेरी ना एक छोटी सी बात समझना बेटा, इमेजिन करो मैंने एक बहुत हैवी अमाउंट डोनेट करा, बहुत एक हैवी अमाउंट डोनेट करा टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या टू अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, किसी मंदिर, गुरुद्वारा में एक बहुत हैवी अमाउंट बेटा मैंने डोनेट किया है। अब सुनना बेटा जो मैं कहूँगा बेटा, इसमें ना दो बातें हो सकती हैं, दो बातें। क्या दो बातें सर? बेटा जब आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, ओल्ड एज होम को, ऑर्फनेज को, जब आप एक बहुत हैवी अमाउंट डोनेट करते हो ना, बहुत एक हैवी अमाउंट डोनेट करते हो, तो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा क्या करता है बेटा, अपनी, जैसे समझो ये वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, आपने इसको 10 करोड़ रुपए बेटा डोनेट करे, तो बेटा एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड टू से थैंक यू, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या कराता है बेटा, क्या करता है वो ना एक नेम प्लेट लगा देता है बेटा आपकी, वो आपकी ना एक नेम प्लेट लगा देता है, विथ थैंक्स फ्रॉम करण गुप्ता, थैंक्स, विथ थैंक्स टू करण गुप्ता। बेटा ये जो नेम प्लेट उन्होंने लगाई है ना, दिस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब ये उनका आपको थैंक यू बोलने का एक तरीका है सिर्फ।
आपकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपके बिजनेस की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ एक थैंक यू बोलना चाहता है। इसके लिए उन्होंने एक नेम प्लेट लगाई है अपने इंस्टीट्यूशन में, विद थैंक्स फ्रॉम करण गुप्ता। बात समझ आई? तो यहां पर समझना एक बात, तो ये जो नेम प्लेट लगाई गई है, दिस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं उस अमाउंट के लिए जो आपने उनके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया है। इट इज नथिंग बट अ वे टू से थैंक्स। कोई आपकी पब्लिसिटी नहीं करी जा रही है। लेकिन बेटा इमेजिन करो, अगर वो आपके बड़े बड़े बैनर्स लगा दें अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, करण गुप्ता क्लासेस वगैरह वगैरह, तो वो बेटा सेल्स प्रमोशन है। ये सेल्स प्रमोशन है बेटा, ये एडवर्टाइजमेंट है बेटा, ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया है आपने। फिर इसे डोनेशन नहीं माना जाएगा, फिर इसे माना जाएगा आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया है, पब्लिसिटी का पैसा दिया है आपने। फिर इसे डोनेशन नहीं माना जाएगा, इसे माना जाएगा आपने पैसा अपने सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी के लिए दिया है। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर आपका सेल्स प्रमोशन आपने करवाया या अपनी पब्लिसिटी करवाई या अपना एडवर्टाइजमेंट करवाया, तो बेटा इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। बेटा सप्लाई मान लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, इस पे जीएसटी आ जाएगा। हां, अगर आपका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करा जा रहा है, एक नेम प्लेट पे आपका सिर्फ नाम लिखा गया है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड, तो बेटा उसे सप्लाई माना नहीं जाएगा। और सप्लाई नहीं है तो उस पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा। डिफरेंस समझ आया बेटा? तो अगर तो एक छोटी सी नेम प्लेट पे आपका नाम लिखा गया है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू, तो बेटा उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स, आपके इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी करी जा रही है, तो बेटा उसे सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आ जाएगा उस पर। समझ आया बेटा? ये एक क्लैरिफिकेशन था जो इंस्टीट्यूट का आया था। एक और मुझे कराना है, लास्ट पॉइंट बेटा। बस मेरे ख्याल से हमने सारे पॉइंट्स जो आपके रेलेवेंट हैं एग्जाम्स के लिए सब कवर करें बेटा। बेटा काफ़ी चीज़ें तो मैं आपको ना ऑलरेडी जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हैं वो ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, जो रह गई थी सिर्फ वो करा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ बेटा, एक सेकेंड क्लैरिफिकेशन लास्ट। ट्रीटमेंट ऑफ पीनल इंटरेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पीनल इंटरेस्ट। बेटा मैं आपसे एक छोटी सी, मेरे को ना बात आपसे करनी है, जरा इसमें काम की बात है बेटा। इंटरेस्ट को लेके मुझे आपसे एक बात करनी है बेटा, पहले लिख लो, ट्रीटमेंट ऑफ पीनल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सुनो, एक काम करो बेटा, चैप्टर नंबर 5 पे आना, वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर नंबर 5 वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 देखो, इसमें 4th पॉइंट डी क्लॉज, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बेटा एक बात सुनो, उन्होंने कहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड इंटरेस्ट, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, मतलब इंटरेस्ट पे भी बेटा जीएसटी आएगा। बात समझो मेरी, उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे भी जीएसटी आएगा। यही मतलब हुआ ना? पक्का? अच्छा, अब मैं बेटा अगर आपको एक चैप्टर में और पढ़वाऊं, एक काम करो सब, चैप्टर 6 पे आओ, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी।
बेटा इसमें आना आप लोग पॉइंट नंबर बेटा 20, पॉइंट नंबर बेटा 20 पे आओगे जरा सब। पॉइंट नंबर 20, फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट। बेटा मुझे तो कंफ्यूजन हो गया है, अब मुझे कंफ्यूजन हो गया है बेटा। क्या कंफ्यूजन हो गया है मुझे कंफ्यूजन ये हो गया है कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 कहता है इंटरेस्ट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है, मतलब इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा। ये कौन बताता है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। और एग्जेम्पशन लिस्ट कहती है, एग्जेम्पशन लिस्ट कहती है कि इंटरेस्ट क्या है? एग्जेम्प्ट है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई बेटा बात। 15 सबसेक्शन 2 कहता है इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा, एग्जेम्पशन लिस्ट कहती है इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। किसकी बात माने? बात समझ आई? वही है ना बात बेटा। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। बेटा अगर दो प्रोविजंस में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, पढ़ा हुआ है आपने ना। अगर एक ही एक्ट के दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और पता है बेटा हमने कैसे करा इसको दूर? सुनो सुनो, इंस्टीट्यूट ने ना इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया। क्या कहा इंस्टीट्यूट ने? इंस्टीट्यूट ने कहा इंटरेस्ट ना दो तरीके का होता है। इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन क्या दिया है कि जो इंटरेस्ट है वो दो तरीके का होता है। एक तो इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तो इंटरेस्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक है इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन। एक है इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन। उन्होंने कहा जो इंटरेस्ट गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आप चार्ज कर रहे हो रेसिपिएंट से, दैट विल बी इंक्लूडेड, that will be included in value of supply। बेटा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। कौन सा इंटरेस्ट? जो आप रेसिपिएंट से चार्ज कर रहे हो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मुझे एक बात बताओ, ओरली सुनो। मैंने कुछ सामान उधार पे बेचा, क्रेडिट पीरियड दिया 2 महीने का। मैंने कहा अगर तूने 2 महीने में मुझे पैसा दे दिया, अगर 2 महीने में तूने मुझे पैसा दे दिया वेल एंड गुड। अगर तूने 2 महीने में पैसा नहीं दिया तो उसके बाद मैं तुझसे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये जो इंटरेस्ट मैं उससे ले रहा हूं ना, दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बेटा ये इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा और इस पे क्या आएगा बेटा? जीएसटी आएगा। पक्का? अब सुनो, उसने बेटा इंटरेस्ट भी नहीं दिया, तो मैंने इंटरेस्ट के ऊपर लगा दिया बेटा पीनल इंटरेस्ट लगा दिया, पेनल्टी लगा दी मैंने उसके ऊपर, लेट फीस लगा दी। वो लेट फीस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी और उस पे भी जीएसटी आएगा बेटा। बिकॉज दिस इंटरेस्ट, दिस लेट फीस, दिस पेनल्टी इज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के डिलेड पेमेंट के लिए आपको यह इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी मिल रही है बेटा। पक्का? अच्छा लेकिन अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, आप बैंक को बेटा आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन, तो बेटा याद रखना वो एक्सेम्प्ट है, नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई।
एग्जेम्प्ट है बेटा। और ये वाला क्या होगा, टैक्सेबल होगा बेटा। और याद रखना बेटा, जब ये वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है तो इसका पीनल इंटरेस्ट, इसकी लेट फीस वो भी टैक्सेबल होगी। अच्छा, ये वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है तो इसका पीनल इंटरेस्ट, इसकी लेट फीस भी बेटे एग्जेम्प्ट होगी। डिफरेंस समझ आया? तो अगर तो मैं इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी चार्ज कर रहा हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ delayed payment of consideration for goods and services, so that interest, that late fees, that penalty is to be included in value of supply. however अगर मैं लोन दे रहा हूं बेटा, मैं बैंक हूं, मैं उधार पे पैसा दे रहा हूं, उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, लेट फीस, पेनल्टी चार्ज कर रहा हूं, वो एग्जेम्प्ट है एग्जेम्पशन लिस्ट के हिसाब से। तो हो गया ना हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसे ही तो कहते हैं बेटा भाई, दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट था, इनकंसिस्टेंसी थी, हमने इस इनकंसिस्टेंसी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। लो बेटा, ये दो क्लैरिफिकेशन जो लास्ट में दिए बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपके एग्जाम्स के लिए जितनी भी मेरे ख्याल से रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सब मैंने कवर कर ली हैं, आपकी कॉपी कर लो बच्चे। बाकी कुछ कुछ तो मैं ऑलरेडी आपको कोर्स के साथ साथ मैंने करवा दी थी आपको। ठीक है बच्चे, तो लो बेटा इतनी अमेंडमेंट्स कर लेना, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो, थैंक यू।